घर में क्यों होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव होती है। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? डेल्टा एच आई से। और आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताइए जरा मुझे। अलोंग द पीरियड क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ? बढ़ती है घटती है? बड़ा नहीं घटती है। बोलो बोलो रेडी। अलोंग द पीरियड क्या होता है? पढ़ो रिवाइज करो। ठीक है हम बहुत कम चीज़ें पढ़ते हैं डेली, पर अच्छे से करो ना, डेली पढ़ के आया करो। हो गया? क्या लिखा है मैंने? बोलो तनीषा, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होता है? अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है? किसके बीच में? न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन में। तो क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी पे कैसे इफेक्ट करेगा? साइज तो डिक्रीज हो गया मान लिया हमने। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या हो गया आयनाइजेशन एनर्जी से? कौन बताएगा? आयुष। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया किसके बीच में? न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो बढ़ाना है। आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज या डिक्रीज? तो पढ़ के क्यों नहीं आया ये बताओ पहले मुझे। डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज बताओ? साइज बढ़ता है, ठीक है। और साइज के साथ साथ क्या होता है? अलोंग द डाउन द ग्रुप क्या होता है? किस वजह से साइज इंक्रीज होता है? आउटर शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, आउटर शेल में तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि एक ही ग्रुप की बात करेंगे हम। जब हम ऊपर से नीचे आते शेल नंबर बढ़ते हैं ना। शेल नंबर बढ़ने से क्या होता होगा?
एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, प्रोटॉन भी बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए था, पर उसके साथ साथ डिस्टेंस बढ़ जाता है। किसका किसका डिस्टेंस बढ़ता है? न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन का। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो न्यूक्लियर चार्ज कम क्यों होगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ही तो है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, अगर फोर्स ही कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन तो पहले निकल जाएगा, कम एनर्जी तो गायब। आयनाइजेशन एनर्जी का काम ही वही है, एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, यही था। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी देखो भाई, डेली पढ़ के आओ, है ना, दिक्कत हो जाएगी फिर। अभी तो आयनाइजेशन एनर्जी साइज में कंफ्यूज हो गए, साइज है आयनाइजेशन, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाएगी, फिर उसका नया ट्रेंड चलेगा, डेली पढ़ो, है ना। ठीक है जी, मैंने कल क्या बताया था? आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स की बात करी थी? साइज, साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इनवर्सली। क्यों? जितना बड़ा साइज होगा एनर्जी कम लगेगी। क्यों कम लगेगी? न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, कम हो जाता है, जल्दी निकल जाती है। फिर क्या बताया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी हाफ फील्ड है और फुली फील्ड है तो क्या होगी? स्टेबल। स्टेबल होगी तो स्टेबल चीज से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या टफ है? टफ है। अगर टफ है इलेक्ट्रॉन निकालना, दैट मींस एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, कम। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो हाफ फुली फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? फिर क्या बताया था? पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है? कि न्यूक्लियस के चार्ज को सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्बिटल रोक पा रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था? कौन था? एस। एस का ऑर्बिटल, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। अगर एस की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, दैट मींस एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना इजी होगा या टफ? टफ होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे? एस पे है, एस पर है, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर है, क्योंकि वो बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर रहा है। Therefore, ionization energy directly proportional to S block, P block, D block, F block, मतलब directly proportional to penetrating power। ये था। फिर एक और बताया था मैंने, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में क्या बताया था? प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ हो जाएगा, दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। आज करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड अलोंग द पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड। Along the period. Along the period. Now I am taking the example of the period number 2. किसका एग्जाम्पल ले रही हूँ? पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 में कौन कौन है जल्दी बताओ? पीरियड नंबर 2 में कौन कौन है? जल्दी जल्दी। पीरियड नंबर 1 में कौन है? हाइड्रोजन। 2 में लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर क्लियर है? जब मैंने तुम्हें कल अभी हमने साइज का ऑर्डर भी करा है, याद आ रहा है? करा है? मैंने क्या कहा है? साइज का ऑर्डर क्या होता है? अलोंग द पीरियड। यही तो हमारा पीरियड है। अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। ऐसा कुछ पढ़ा था? तो सबसे बड़ा साइज किसका है? लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का। इसमें कोई एक्सेप्शन पढ़ा था ना? कोई एक्सेप्शन था? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल एक्सेप्शन नहीं था। फिर यहाँ एक्सेप्शन था? हाँ या ना? नहीं था। स्टेबल होती है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस स्टेबल होती है, स्टेबल होती है। और इसमें क्या होता है? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? वंडर वॉल
बी से वन द बॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दो एटम के बीच में, इस वजह से क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। ये हाँ है ना, ऐसा ही कुछ करा था। आज हम करने वाले आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। क्या करने वाले हैं? यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत सिंपल लग रहा है, तो जेई नीट में भी आते हैं, जेई और नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हर साल ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे तो हर चैप्टर से आते हैं, ठीक है। इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल भी नहीं कहूँगी मैं, ऐसा तो नहीं कि आपको लर्न नहीं करना पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट है, आप जितना अच्छे से करोगे उतना बेटर आपके लिए भी है ना। भूल गए तो फिर अलग बात है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जितना रिवाइज कर सकते हो उतना करो, है ना, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात की थी कल, क्या कहा था? डिक्रीज अराउंड। अच्छा, मैंने तो ये बताया नहीं तुम लोगों को। अच्छा, कल तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी हमने बात ही नहीं करी, है ना, हम तो फैक्टर्स कर रहे थे। ओहो सो सॉरी, आपको बिना काम के डाल दिया। तो आपने बोला कि नहीं, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा along the period ionization energy will increase। होनी चाहिए, हाँ या ना, होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे आप पीरियड में चलोगे, देखो along the period, जैसे जैसे हम पीरियड के साथ चलेंगे तो क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। हो गया किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया किसके बीच में, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, देयरफॉर फर्स्ट साइज डिक्रीज हो गया, सेकंड क्या हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, हाँ या ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई बढ़ेगी, इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, ठीक है। क्या लिखोगे, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज बिकॉज दिस। Along the period ionization energy will increase। क्यों 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 क्यों, क्वेश्चन मार्क। Along the period एटॉमिक नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन के नंबर से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, यही लिख दो डिफिकल्ट। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज अलोंग द पीरियड, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज अलोंग द पीरियड, ठीक है। हो गया, हो गया, हो गया, कर दूं मैं क्वेश्चन, ये वाली लाइन। अलोंग द पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन के बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन में जितना
प्लस के बारे में बताया था। आयनाइजेशन एनर्जी 4 चीजों पर डिपेंड करती है, याद आ रहा है? किस किस पे? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन, सेकंड न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुली फील्डेड और पेनिट्रेटिंग पावर। हाँ या ना? हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसकी, बोलो बोलो। 1:2 इसका, इसका कार्बन 1:2, 2p2। अब मैं 1s लिखना बंद करूँ, 2:2, 2p3। हाँ या ना? 2:2 फिर यस और अब अगर हम बीच में कहीं स्टार बना के मैं एक पॉइंट लिखने वाली हूँ, ये देखो, अगर मैं इसको और इसको ध्यान से देखूंगी, बेरिलियम और बोरॉन को ध्यान से देखूंगी, तो आपका बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? एस से। कहाँ से निकलेगा? बोरॉन में कहाँ से निकलेगा? पी से। तो पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा है? एस की। एस न्यूक्लियस के ज्यादा अंतर है, ये रीजन है इसका। एस का, या तो एस को कहेंगे फुली फिल्ड है, एस ऑर्बिटल जो है आपका फुली फिल्ड है, पहला ये कह सकती हूँ, या कह सकती हूँ एस की जो कौन सी? पेनिट्रेटिंग पावर एस की ज्यादा है एज कंपेयर टू पी। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एस ऑर्बिटल will not remove easily। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ आया है ना? एक पॉइंट मैं आपको और करवाने वाली हूँ, इसमें इन दोनों में क्या हो रहा है इसको देखेंगे। ये क्या है आपकी? नाइट्रोजन क्या है? हाफ फील्ड है, हाँ या ना? है कि नहीं? ये 2s ऑर्बिटल है ना, 2s, 2p देखो जरा, 2p कितना है? 3 है, 1 2 3 है, तो ये हाफ फील्ड दिख गया हाफ फील्ड। अब इसको देखूंगी, ये हाफ फील्ड है क्या? बोलो, 1 2 3 4। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखूंगी तो इसमें क्या है? इसमें आपका ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है तो क्या है? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। देयरफॉर नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से बढ़ गई। इस केस में क्या हुआ? बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ, बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी जो बढ़ गई थी वो डिक्रीज हो गई बेरिलियम से। हाई है ना? तो मैं इसको क्या थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। ये आपका है लिथियम, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप अपने नोटबुक पे इसके नीचे लिखोगे ये वाली चीजें। देखो, लिथियम हो गया, ये बोरॉन हो गया, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। है ना? नियोन क्या है? देखो जरा ध्यान से, फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है तो स्टेबल है, मैक्सिमम स्टेबल है, हाफ फील्ड से भी ज्यादा स्टेबल है। फुली फील्ड पहला रीजन है। सेकंड रीजन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज, है ना? इस वजह से क्या है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट, देयरफॉर ये सबसे ज्यादा स्टेबल। इसलिए यहां से आयनाइजेशन एनर्जी, ये है एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, है ना? क्लियर है? अब देखो, चलो पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं।
लिखोगे ताकि आपको पता चले कि कल को ये गलत है, क्यों है। फिर इसके नीचे रीजन भी यहीं चिपका दिया हमने, फिर आंसर ये है एग्जैक्ट, है ना। अब आपको क्या लिखा है, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ 2s ऑर्बिटल। 2s पे जाता है ना बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2। समझ गए। देखो आप क्या कह सकते थे, आप ये भी कह सकते थे मैम, आप ये कह सकते थे अगर आपका पॉइंट कि मैम यहाँ पे तो पेनिट्रेटिंग पावर बेरिलियम का है s ऑर्बिटल की वजह से, बोल दिया। तो यहाँ पे भी तो ये P2 है, कह सकते थे यहाँ P से निकल रहा है, यहाँ तो P से निकल रहा है, यहाँ भी P से निकल रहा है, यहाँ भी P से निकल रहा है। मैंने क्या कहा, इन दोनों के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पेनिट्रेटिंग पावर इलेक्ट्रॉन जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो एक चीज पे डिपेंड नहीं करती, कभी भी 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साइज, न्यूक्लियर चार्ज एंड पेनिट्रेटिंग पावर। देखो जो कार्बन है, कार्बन के केस में क्या हो गया, ये समझने के लिए आपको ना, अगर आपके मन में कभी क्वेश्चन उठे इन लाइफ में ना, तो आप क्या कहोगे, यहाँ P में इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है जो ये कार्बन है, कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, हाँ या ना, कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। जो पॉइंट मैंने यहाँ लगाया बेरिलियम बोरॉन, वो सिर्फ यहीं पर लगेगा, इसमें इसलिए भी लगेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है। एक ही चीज कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, जहां पे लग रही है वहीं लगानी है। बेरिलियम और बोरॉन न्यूक्लियर चार्ज इसका थोड़ा सा ज्यादा है, पर पेनिट्रेटिंग पावर को इसने क्या कर दिया, पेनिट्रेटिंग पावर इसकी ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ा सा क्या हो गया, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। पर जो बोरॉन है, बोरॉन पे वो तो यहीं पे रहा है, पर आपका जैसे एटॉमिक नंबर ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, 4 से 6 पे आ गया, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ गया, तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या हो गई, रिसेसिव हो गई। यहाँ पे क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर डोमिनेट है, डोमिनेटिंग है, यहाँ पे रिसेसिव। क्लियर है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है अपने माइंड में, ना हो गया। अब पीरियड नंबर 2 पे चले। अब पीरियड नंबर 2 तो हो गया, पीरियड नंबर 3 वाला आपको ट्राई करूंगा। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे लिखोगे,
आर्गन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। साइज ऑर्डर देखेंगे पहले। साइज क्या है आपको पता है, साइज किसका बड़ा होगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन का सबसे ज्यादा है ना। फिर बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की। जो अभी हमने ट्रेंड पढ़ा है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? ट्रेंड के अकॉर्डिंग कहा गया है जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। किसके बीच में? न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो गया, टफ हो गया तो दैट मींस आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। तो होना क्या चाहिए था? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ऐसा ही होना चाहिए था, पर ये भी गलत है। इसका रीजन आपको पता ही है वैसे, जैसा सेकंड का रीजन है वैसे थर्ड पीरियड का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, बताओ जरा। 3s1 सीधा चलो 3s पे, आगे तो मोबाइल ऐसे मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा है ना। 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसको क्या लिखूं मैं? 3s2 ये वाला, 3h2 3p1, ये 3p2, ये 3h2 3p3, फिर 3h2 3p4, फिर 3h2 3p5, फिर 3h2 3p6। ये है आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम है। ये क्या है? फुली फिल्ड है। क्या है? फुली फिल्ड। फुली फिल्ड है तो क्या है? मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, हाँ या ना? मैक्सिमम। तो मैं क्या लिखूं? आर्गन, फिर क्लोरीन। एक सेकेंड, मैंने आपको ऑर्डर में क्या करवाया? ओके ओके ठीक है। क्लोरीन, फिर क्या है? फॉस्फोरस और सल्फर। एक स्टार यहाँ बना दो, एक स्टार कहाँ बनाएंगे? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, फिर बना दोगे। रीजन क्या है? पेनिट्रेटिंग पावर। यहाँ पे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, हाफ फील्ड है। फॉस्फोरस है द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड है तो स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस आएगा, फिर क्या आएगा? सल्फर, फिर सिलिकॉन, फिर बोलो मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सोडियम, ठीक है। यहाँ पे ये चेंज क्यों हुआ है? ये हुआ है आपके जो इलेक्ट्रॉन गया आपका, कहाँ गया है? इलेक्ट्रॉन फेल इन 3s में, हैविंग द मोर पेनिट्रेटिंग पावर। और यहाँ पे जो आपका चेंज हुआ है ये क्या है? जो फॉस्फोरस है वो क्या है? हाफ फील्ड है। कैसा है? हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड। इसको मैं 3s कर दूं, ये आपका 3p है, 3p3 3s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3, हाँ है ना? क्लियर है? अब देखो, आप कहोगे कि मैम ये हाफ फील्ड है, कह सकते हो कि फॉस्फोरस यहाँ पे हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड की वजह से ये सल्फर से आगे आ गया, पहली चीज है ना। सेकंड चीज ये भी कह सकते हो मैम ये क्लोरीन तो हाफ फील्ड नहीं है, कह सकते हो ना। तो इसको तो क्लोरीन के भी आगे आना चाहिए था। तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन हो सकता है फॉस्फोरस अगर हाफ फील्ड है, क्या है? हाफ फील्ड है, क्लोरीन क्या है? हाफ फील्ड नहीं है, तो इसको डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए था, होना चाहिए
कहा है, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आपका हमेशा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज होता है, थर्ड साइज होता है। तो जितना ये क्या कर सकता था, जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी दे सकती थी दे चुकी है सल्फर से ज्यादा। पर क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन के पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, देयरफॉर आपको क्लोरीन को स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, न्यूक्लियर चार्ज या फिर साइज। साइज की वजह से ये मोर स्टेबल है, क्या है, मोर स्टेबल। देयरफॉर क्लोरीन हैव द हाई आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। क्लियर है, ये करेक्ट ऑर्डर है, ये करेक्ट नहीं है। ये आप साइड में लिख सकते हैं क्वेश्चन बनाकर, ऐसा क्यों नहीं। अभी तो आपको लग रहा है इजी है, पर क्वेश्चन जब एग्जाम में आता तो घुमा देता है सर, फिर भूल जाओगे कॉन्सेप्ट सारे। ओहो, बोर्ड पे तो मैंने बहुत खतरनाक लिख दिया। क्या कह रहे हो? अच्छा, क्या है यहाँ पे फॉस्फोरस? हो गया? अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करने वाली हूँ। ये है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, ये है आपका एटॉमिक नंबर। इधर आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इधर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो लिथियम है, लिथियम यहाँ पे है, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। ये देखो ऐसा ही कुछ ऑर्डर देखा है। लिथियम, बेरिलियम का क्यों बढ़ जाती है आयनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीज हो गई। ये बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। किस वजह से बढ़ी, जल्दी बताओ। एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, पेनिट्रेटिंग पावर। ये देखो ये क्या है यहाँ पे, बोरॉन। ट्रेंड आपको देखना जरूरी है ना। फिर उसके बाद क्या है, कार्बन। अब देखो बेरिलियम मैंने कहाँ ड्रॉ किया, कार्बन कहाँ किया है। यहाँ क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज होता है। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या है, हाफ फिल है ना, हाफ फिल होना क्या चाहिए था। ये है ऑक्सीजन। फिर ये आपका क्या है, फ्लोरीन। फिर क्या है, समझे, होना क्या चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, जैसा हमने ट्रेंड पढ़ा है होना ये चाहिए था आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये ढिमकाना था। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ऐसा चलना चाहिए था ना ट्रेंड। प्रॉपर ऐसा कर्व क्यों नहीं बना, यहाँ पे किसकी वैल्यू पे चेंज आ गया, इनकी वैल्यू पे, फिर यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पे। ये हमारा इनकरेक्ट कर्व है, वो करेक्ट कर्व है। ठीक है,
आपके पास बुक है, बुक देना एनसीईआरटी लाइव। ये क्वेश्चन, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट, इसका आंसर अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसे लिखो ना, फर्स्ट पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, रिमूव करना है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली क्या वैल्यूज है, 496, 737 एंड 786 किलो जूल पर मोल। Predict whether the first ionization enthalpy of aluminium more close to 575 और 765 किलो जूल पर मोल। जस्टिफाई क्या समझ आया क्वेश्चन? थोड़ी सी लंबी कर लें, कोई दिक्कत नहीं, 10-15 मिनट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जस्टिफाई, क्योंकि एटलीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो खत्म हो जाए, ठीक है, नहीं तो हमें वापस ही पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट ये रिस्पेक्टिवली क्या कह रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, क्या वैल्यू बता रहा है इसकी? देखो अगर कोई साइन में डेफिनेटली पॉजिटिव है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होता है। अगर सीधा क्वेश्चन में तुम्हें देता कि -496 किलो जूल पर मोल, तो ये करेक्ट होता डेटा? नहीं होता। आयनाइजेशन एनर्जी आप दे रहे हो, नेगेटिव साइन कब लगता है, जब एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया 496, मैग्नीशियम का कितना दिया है 737 और सिलिकॉन का 786 किलो जूल पर मोल। आया ना, इतना क्वेश्चन समझ आया? प्रेडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एल्यूमिनियम क्लोज टू दिस एंड दिस। एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी किसके क्लोज होगी? इनमें से कौन सी वैल्यू के क्लोज होगी? 575। आपने पढ़ा है कुछ, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आया ना। आपको मैंने क्या कहा है, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या करते हैं, सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर ऐसा कुछ पढ़ा था ना हमने। इसने कहा इसकी वैल्यू कितनी है 496, यस और नो। मैग्नीशियम की कितनी है
क्लोज है या इसके क्लोज? डेफिनेटली इससे तो कम ही होगी, इससे कम होगी तो डेफिनेटली किसके क्लोज होगी? 575 के क्लोज होगी, ठीक है, इसके क्लोज होगी। फिर कहेगा जस्टिफाई योर आंसर, तो कर लोगे जस्टिफाई। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको समझ आ गए करने किस तरह से, वो भी आ गया, पर लिखना भी तो आना चाहिए ना। पेपर में ये बना के आ जाओगे, 3 नंबर का है तो 3 नंबर में 1 नंबर मिलेगा ना, 2 तो नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए वीडियो देखना, ठीक है, हो गया ये वाला नोट करना। अब क्या करने वाले हैं हम? आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, ग्रुप में किस तरह से ट्रेंड चलता है आयनाइजेशन एनर्जी का, होना क्या चाहिए? बोलो बोलो, डाउन द ग्रुप क्या क्या होता है? डाउन द ग्रुप बोलो, डाउन द ग्रुप क्या होता है? शेल नंबर बढ़ता है, हाँ या ना? शेल नंबर इंक्रीज होता है, शेल का मतलब पीरियड नंबर, पीरियड नंबर बढ़ता है, पीरियड नंबर बढ़ने से क्या होता है? डिस्टेंस इंक्रीज होता है, डिस्टेंस इंक्रीज किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? डिक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया किसके बीच में? किसके बीच में? न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल रिमूव मोर इजीली, ठीक है, मोर इजीली, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन तो अपने आप निकल रहा है, तुम्हें तो एनर्जी कम देनी है, फिर ये तो अपने आप ही निकल रहा है, अगर अपने आप निकल रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड क्या है? जब अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है, साइज बढ़ गया, साइज इंक्रीजेस। तो इसको थोड़ा आप स्टेटमेंटल फॉर्म में बना सकते हो ना, अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको बताना है वेरिएशन अलोंग द डाउन द ग्रुप, बना दो। डाउन द ग्रुप क्या क्या होता है? पीरियड नंबर बढ़ता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रॉन ऐसा, ठीक है, हो जाएगा। ओ उठा लिया। कौन सा कह रहे हो? दे दे, मुझे देखना पड़ेगा, तुम्हें बोल दिख जाएगा अच्छे से।
काफी है। तो हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे डाउन द ग्रुप, ये कर रहे थे डाउन द ग्रुप। मैं ग्रुप नंबर 1 की बात कर रही हूँ। ग्रुप नंबर 1 में कौन आता है? लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, फिर फ्रेंशियम। तो मैंने क्या कहा, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, अभी तो मैंने आपको इस तरह पीरियड में लिख दिया है, इस तरह से लिखे है ना, पर एक्चुअली क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, हाँ या ना? तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इसकी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना। देखो ये है ना आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। मैंने कहा ऊपर से नीचे क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज के बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव इजीली, है ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बोलो, डिक्रीज। देयरफॉर क्या लिखा है मैंने, डिक्रीज हो गई, तो सबसे कम किसकी है, फ्रेंशियम की, सबसे ज्यादा लिथियम की। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन आया था ग्रुप नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन भी लिख दो चाहे, है ना, तुम्हें एटलीस्ट माइंड में कुछ तो याद रहेगा। फिर पहले ये लिखो, उसके बाद ये लिखो। दिस इज ग्रुप नंबर 1। फिर इसके साथ में एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, दिस इज दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर के रिगार्डिंग हमने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया है। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्या कर रही हूँ, ये पीरियड लिख दिया है ना, ठीक है जी, बहुत हंस रहे हैं, खुश हो गए सारे। 0, 5, 10, 10 का गैप रखती हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर, ओके, इस रेंज में आएगा लिथियम कहीं, फिर सोडियम का आएगा यहाँ पे, फिर पोटेशियम का आएगा इधर कहीं आएगा। मैंने बहुत पास वैल्यूज लिख दी है ना, ये एक इस तरह का कर्व तो चलो जैसे भी बनाना है। फिर रुबिडियम आएगा, रुबिडियम कहीं इधर आएगा, बहुत नीचे लेंगे इसको, इधर नीचे नहीं आएगा। ये क्या है, रुबिडियम, ये है आपका क्या है, पोटेशियम। ये 37 के करीब होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, 37 तो यहाँ है राइट, 37। फिर 37 के बाद कहाँ पे आता है एटॉमिक नंबर, 55। ये 50 है तो 55 इधर नहीं आएगा, सीजियम। फिर 87 का आएगा फ्रेंशियम। तो देख पा रहे हो आप कर्व किस तरह से बन रहा है। सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 के करीब करीब होता है, तो इस तरह से आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। समझ आया ये कर्व सूर्या, समझ आ गया, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहो, ये लिथियम यहाँ है, फिर लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, इस तरह कुछ बना देना। ये तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज किया था, ठीक है।
वेटिंग, बी से बोरॉन, ए से एल्यूमिनियम, आजो टी से क्या है ये, थैलियम, क्या है वो, थैलियम। फिर फिर यहाँ पे गैलियम, फिर इंडियम, ठीक है। बात जो भी है तुम याद कर लेना अपने अकॉर्डिंग, बात गल इन, मैंने तो एक ट्रिक बनाई है, बात गल इन। बी से कौन है, बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, इसका रीजन घर पे चेक करके आना एक बार, इसका रीजन एक बार जस्ट चेक करके आना, अदरवाइज वैसे तो मैं बताऊंगी इसका रीजन, ठीक है। इसका रीजन साइज का भी बताऊंगी और आपकी आयनाइजेशन एनर्जी का भी बताऊंगी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वेटिंग पे ना चला जाए, इस वजह से मैं इसको भी थोड़ा सा पेंडिंग रखती हूँ, ठीक है। फिर आपका क्या है, ग्रुप नंबर 14 में सेम चलता है। 14 में क्या है, बोलो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये होता है ना। बस यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और टिन, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है आयनाइजेशन एनर्जी में, कार्बन का भी। बोरॉन में तो हर जगह ही है, बोरॉन में तो साइज में भी है, ठीक है। ये लेंथ एंड कंट्रैक्शन की वजह से होता है, एक्चुअली किस वजह से होता है, लेंथ एंड कंट्रैक्शन। 4F पुअर शेडिंग इफेक्ट होती है, पुअर शेडिंग इफेक्ट, इसका रीजन भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब देखेंगे होता क्या है आने वाली कुछ क्लासेस में, ठीक है। फिर ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18, इनमें कोई भी आपका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, जैसे ग्रुप नंबर 1 और 2 जैसे। एक्सेप्शन किसमें है, 13 और 14 में, ठीक है। 15 में कौन है, न्यूज पेपर, आज, सब लिखिए, ठीक है। फिर क्या है, ऊ, से, टेको, फिर क्या है जल्दी बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आंसटीन, फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन है सबसे ज्यादा स्टेबल, आपको पता है। जैसे हम क्या करते हैं, पीरियड की तरफ चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, सबसे ज्यादा किसका है, नोबल गैस का। नोबल गैस में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो नोबल गैस सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है, हीलियम है, इसका साइज भी सबसे छोटा है और स्टेबल भी है, क्लियर है ना। और लोएस्ट किसकी है, यहां से यहां इंक्रीज होती है, यहां से यहां डिक्रीज होती है। इंक्रीजिंग वाली नहीं चाहिए, डिक्रीजिंग वाली चाहिए, वो भी जिसका सबसे बड़ा साइज है। सब ग्रुप नंबर 1 में सबसे बड़ा साइज किसका है, ग्रुप नंबर 1 का अपने पूरे पीरियड में सबसे बड़ा साइज है। ग्रुप नंबर 1 से ही तो साइज डिक्रीज होता है ना, ग्रुप नंबर 1 से ही साइज डिक्रीज होता है, तो ग्रुप नंबर का डेफिनेटली अपने पीरियड में सबसे बड़ा होगा। अगर मैं वापस नीचे आऊं, सबसे बड़ा फिर है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा किसका है, फ्रेंशियम का साइज किसका है। अगर मैं साइज की बात करूं, साइज किसका है, फ्रेंशियम होता है रेडियो एक्टिव, कैसा होता है, रेडियो
2 क्वेश्चन है, ये होते हैं तो फिर काफ़ी है हमारा स्लाइड पे। आयनाइजेशन एनर्जी खत्म कर देते हैं। ये हो गया। क्वेश्चन है आपके लिए, बोरॉन और बेरिलियम में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? बोरॉन और बेरिलियम में फर्स्ट किसकी ज्यादा है? बेरिलियम, हाँ या ना? किस वजह से? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात होती है पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो। 2s2 2p1 है ना? अब मैं बात करूंगी, आपको क्या करना है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इन बोरॉन एंड बेरिलियम, ये आपको बताना है। सेकेंड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब देखो इधर बोरॉन है, ये बेरिलियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2 2s2 2p1, इसकी 2s2। अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी लगेगी? ये फर्स्ट लगेगी, तो क्या बन गया ये? 1s2 2s2 2p0 और ये 1s2 2s1। तो मैं यहां से क्या प्रेडिक्ट किया मैंने? जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी इन बेरिलियम, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन बोरॉन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये क्या है? पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ S इज ग्रेटर, देयरफॉर मोर स्टेबल। फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया। अब सेकंड में देखो, सेकंड में मैं क्या करने वाली हूँ? सेकंड में अब तुम्हें कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किसकी लिखी है? बोरॉन पॉजिटिव, हाँ या ना? इसको निकालने के बाद ये बनाया, यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेरिलियम पॉजिटिव बन गया। अब बताओ सेकंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा या यहाँ से? बोरॉन से, देयरफॉर क्या लिखोगे? बोरॉन पॉजिटिव की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी से, ठीक है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका 1s2 2s2, ये 1s2 2s1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुली फिल्ड s ऑर्बिटल। आप ये रीजन सेम यहाँ भी दे सकते हैं, s ऑर्बिटल फुली फिल्ड है या हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, फुली फिल्ड s ऑर्बिटल फर्स्ट। सेकंड, s ऑर्बिटल की जो पेनिट्रेटिंग पावर है, पावर हाई होती है, देयरफॉर मोर स्टेबल। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए यहाँ से, पहले वाला किसका है, दूसरे वाला किसका है, क्लियर है? ठीक है। और इसमें स्टार बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो, एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे।
क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन है, ये तुम्हें पता भी है। ऐसा क्यों है? 1s2 2s2 2p3 दैट मीन्स हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन है, हाफ फिल्ड है तो स्टेबल है। पर सेकंड में क्या हो गया ऐसा? सेकंड का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन कहां से फाइंड करना है? सेकंड के लिए क्या करेंगे? एक नाइट्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन पॉजिटिव, हाँ या ना? तो इसका निकालो, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3, यहाँ पे 1s2 2s2 2p2। ये अब O पॉजिटिव आपका हाफ फिल्ड हो गया। क्या हो गया? हाफ फिल्ड हो गया, स्टेबल। ये वाला क्वेश्चन समझ आया? क्लियर है एकदम? सूर्य समझ सूरज क्लियर है ना बच्चे? आपको क्लियर है बच्चे? ठीक है, फिर से बोलिए, ठीक है ना? अब ये कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। सेकंड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सेकंड। सेकंड का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना, दूसरा निकालना है। पहला निकल चुका है, दूसरा निकालना है। दूसरा निकालने के लिए ऑब्वियसली मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। ये नोबल गैस हो गया, स्टेबल हो गया। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये एल्यूमिनियम, इसको मैं देखूँ नोबल गैस है, हाँ या ना? नोबल गैस तो स्टेबल, मैक्सिमम स्टेबल, हाँ या ना? मैक्सिमम स्टेबल तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? Na पॉजिटिव की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फिर ये देखो एल्यूमिनियम में क्या है? पेनिट्रेटिंग पावर। आप कहोगे यहाँ भी है, यहाँ भी है, H2 बोलोगे, पर ये क्या है? S क्या? फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है कि नहीं? फुली फिल्ड मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल है तो क्या हो गया? एल्यूमिनियम पॉजिटिव, फिर मैग्नीशियम पॉजिटिव, ठीक है? ये इसका आंसर है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। जब भी मिलेंगे आगे हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर, ठीक है? एक बार इसको बहुत ध्यान से देखो, जो पूछना होगा फिर आप पूछ भी सकते हो।